हाय एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल। आज हम क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं विच इज सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। देखो, जब हम इस चैप्टर की बात कर रहे हैं तो हम इसमें दो चीजें पढ़ेंगे, दो मेन कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे। क्या है वो? एक तो यूरोप में सोशलिज्म, ठीक है, और दूसरा ये है द रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो दो चीज हो गई, एक तो सोशलिज्म और सेकंड द रशियन रेवोल्यूशन। देखो, जब हम बात करते हैं सोशलिज्म की तो मुझे लगता है आपने कहीं ना कहीं ये वर्ड सुन रखा होगा। सोशलिज्म हो गया, कैपिटलिज्म हो गया, कम्युनिज्म हो गया, तो ये आपने वर्ड सुन रखे होंगे, है ना। और अगर नहीं सुन रखे हैं कोई बात नहीं, हम आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखो, जब हम सबसे पहले फ्रांस की बात करते हैं, हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने क्या पढ़ा कि हमें अलग अलग, हमें ही नहीं वर्ल्ड को, यूरोप को अलग अलग आइडियाज मिले, ठीक है। अब वो आइडियाज क्या थे? इक्वालिटी के हो गए, जस्टिस के हो गए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के हो गए, ठीक है। तो अलग अलग आइडियाज मिले, राइट। अब इसमें हमें क्या देखने को मिला कि ये जो आइडियाज थे, इन्होंने जो वर्ल्ड वाइड थिंकर्स थे, चाहे वो हम इंडिया की बात करें, इंडिया में भी ऐसे थिंकर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे जो कि इन आइडियाज से इंस्पायर हुए थे, ठीक है। यूरोप की बात करें, यूरोप में भी थे और यूरोप से बाहर भी थे। लेकिन पर्टिकुलरली फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था ना, उसने इनिशिएट किया था इस डिस्कोर्स को, इस डिस्कशन को कि हाँ, इट इज पॉसिबल कि मोनार्की को हटाकर, किंग को हटाकर हम डेमोक्रेसी को रिस्टोर कर दें या फिर डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश कर दें, ठीक है। तो जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से लोगों ने इंस्पिरेशन ली। लोगों ने ये देखा कि हाँ, फ्रांस में हुआ है कि उन्होंने अपने किंग को हटा दिया क्योंकि किंग की बहुत ज्यादा पावर थी और जो सबसे निचले स्तर पर लोग थे वो पिस रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने अपने किंग को हटा दिया और डेमोक्रेसी लिया है। तो उनको लगने लगा कि हाँ, वहां हो सकता है, फ्रांस में हो सकता है, तो हमारी कंट्री में भी हो सकता है, ठीक है। तो लोगों को आइडिया मिल गया, स्कोप मिल गया कि हाँ, द चेंज इज पॉसिबल। याद रखना, आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन लोगों को लगने लगा कि यस, द चेंज इज पॉसिबल, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं फ्रांस की सोसाइटी की, एंड नॉट ओनली फ्रांस, ये पूरे यूरोप में था, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि फ्रांस की सोसाइटी, ये यूरोप की सोसाइटी 3 लेवल में डिवाइडेड थी। और वो 3 लेवल क्या थे? सबसे ऊपर क्लर्जी, याद कराने की ट्रिक भी बताई थी, सी फॉर क्लर्जी, सी फॉर चर्च, ओके। तो याद रखना है, क्लर्जी मीन्स चर्च, ठीक है। तो क्लर्जी सबसे ऊपर था। सेकंड पे कौन थे? नोबिलिटी। ये कौन होते हैं? रॉयल फैमिली, और रॉयल फैमिली के जो भी एक्वेंटेंसेस होते हैं, फिर आसपास के लोग होते हैं, ठीक है। थर्ड में आते हैं जो कॉमन लोग हैं, ठीक है। अब थर्ड जो है, थर्ड वाला जो लेवल है कॉमन पीपल का, उसमें भी 3 क्या थे? डिविजन्स थे। सबसे ऊपर रिच पीपल आता है, ठीक है, वेल्दी, और बड़े बड़े मर्चेंट हो गए, ट्रेडर हो गए, लॉयर्स हो गए, ठीक है, जो बड़े जो के क्रीमी लेयर होती है सोसाइटी की। फिर पीजेंट्स आते हैं, पीजेंट्स एंड आर्टिसन, और सबसे नीचे सर्वेंट्स हो गए, डेली वेज वर्कर्स हो गए, ठीक है, स्मॉल पीजेंट और आर्टिसन हो गए, एटसेट्रा, ठीक है। तो हमने ये सोसाइटी का स्ट्रक्चर देखा था। अब क्या है कि लोगों ने जब देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, ठीक है, और इस सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर था, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें, चाहे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें, तो वो चेंज हो गया, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। तो लोगों को लगने लगा कि हमारी जो कंट्री है उसमें भी हम इसको मोनार्की को हटा सकते हैं, और जो ये 3 क्लर्जी हो गया, नोबिलिटी हो गया, कॉमन पीजेंट का लेवल बना हुआ है, डिवीजन बना हुआ है, हम इसको भी हटा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है उससे यूरोप को ही नहीं, पूरी दुनिया को क्या मिले? पावरफुल आइडियाज मिले। समझ आया? और वो क्या थे पावरफुल आइडिया? लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। अब कहीं पर भी MCQ आए, क्वेश्चन आए, ठीक है, कि हमारी कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें कहाँ से आइडियाज दिए गए? उसमें लिबर्टी और इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये सब जो आइडियाज थे ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए गए, फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड है, ठीक है। अब क्या है? वही चीज आ गई, गिव न्यू आइडियाज टू द वर्ल्ड, ठीक है, एंड नॉट ओनली टू द वर्ल्ड, टू आर इंडिया एज वेल, राइट। तो क्या थे वो? इंडिविजुअल राइट और सोशल पावर, ठीक है। तो लोगों को लगने लगा कि हाँ, इंडिविजुअल राइट्स को इंप्रूव किया जा सकता है और ये जो सोशल पावर है इसको भी चेंज किया जा सकता है कि नोबिलिटी और क्लर्जी के पास सबसे ज्यादा सोशल पावर है और हमारे पास कॉमन पीपल के पास सबसे कम है, ठीक है। तो हाँ, हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो चेंजेस आ रहे थे सोसाइटी में, ठीक है, हर कोई नहीं चाहता था कि ये चेंजेस आए, ठीक है। तो क्या है? नॉट एवरीवन वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी। कुछ लोग ऐसे भी थे
जो पहले से चला आ रहा है, जो पहले से ट्रेडिशन चला आ रहा है, उसी को रखना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह का चेंज आए। और कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि हाँ भाई सब आज ही चेंज हो जाए, सब अभी चेंज हो जाए, ठीक है। तो क्या किस तरह से कि अपनी कंट्री की बात करते हैं, तो वो चाहते थे कि हाँ मोनार्की को हटा के हम लोग डेमोक्रेसी ले आए, ठीक है। तो क्या है कि रिस्पॉन्सेस जो थे इन चेंजेस को, लोग डिस्कस कर रहे थे इन आइडियाज को, ठीक है। ये आइडियाज लोगों में फैल रहे थे, ठीक है। तो ये जो आइडियाज फैल रहे थे, तो इनके लिए इनके ऊपर जो रिस्पॉन्सेज आ रहे थे, इनको ऊपर जो जवाब आ रहे थे लोगों से, वो वैरी कर रहे थे, ठीक है। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं भाई इन आइडियाज को हमें लाना चाहिए, ये आइडियाज बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव है और लोगों के हित में है, लोगों के वेलफेयर में है। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, जो हमारा पास्ट है हमें अपने पास्ट को रेस्पेक्ट करना चाहिए, उसको जैसा हमारा पास्ट चलता आ रहा है हमें वैसे ही चलता रहना चाहिए, ठीक है। तो हम 3 तरह के लोगों की बात करेंगे जो कि सोसाइटी में प्रेजेंट थे। और वो कौन थे 3 तरह के लोग? द फर्स्ट इज कंजर्वेटिव, सेकंड रेडिकल, थर्ड लिबरल, ठीक है। अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज पहले ही बता दूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी आपके लिए जानना। ये जो कंजर्वेटिव है या रेडिकल्स है या लिबरल है, इनका जो मीनिंग है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहा है। ऐसा नहीं है कि एक बार जो इनका मीनिंग फिक्स हो गया, हर कॉन्टेक्स्ट में हर टाइम में वही मीनिंग चलता रहेगा। नो, इनका जो मीनिंग है वो टाइम टू टाइम क्या हुआ है, चेंज हुआ है। समझ आया? कंजर्वेटिव, रेडिकल्स और लिबरल। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, हम रेडिकल फेमिनिस्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो उनके कुछ और व्यूज होते हैं। फिर हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स में या फिर सोशल रेडिकलिज्म की, ठीक है, तो उसमें कुछ और व्यूज होते हैं। तो ठीक है, तो टाइम टू टाइम कंट्री में जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है उसके हिसाब से लोगों का जो नजरिया है वो भी चेंज हुआ है, और ये जो टर्म्स है इनके मीनिंग भी चेंज हुए हैं। समझ आया? अब हम एक एक करके अपना ग्रुप्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो जब हम सबसे पहले बात करते हैं लिबरल्स की, देखो मैं आपको पहले ही एक बात बता दूं कि लिबरल्स और रेडिकल्स जो थे ये सोसाइटी में चेंज तो चाहते थे, ठीक है, लेकिन कंजर्वेटिव जो थे वो अपने पास्ट को कंजर्व करना चाहते थे, सेव करना चाहते थे। वो चाहते थे कि पास्ट को रिस्पेक्ट किया जाए, ठीक है, और चेंज को इतनी जल्दी ना लाया जाए कि आज ही गवर्नमेंट को, मोनार्की को गिरा दो और डेमोक्रेसी स्टैब्लिश कर दो। नो, ठीक है, तो दे वर स्लो टू चेंज। कौन? कंजर्वेटिव, ठीक है। तो ये दोनों जो थे लिबरल और रेडिकल, ये दोनों ज्यादा ओपन थे चेंज के लिए, ठीक है। अब देखो फर्स्ट हमारा फीचर ये है लिबरल्स का कि दे लुक टू चेंज द सोसाइटी। कौन? लिबरल, ठीक है, सोसाइटी चेंज करना चाहते थे। और ये जो लिबरल थे ये सारे रिलीजन को टॉलरेंट थे, ठीक है। तो ये क्या, इनका ये मानना था कि जितने भी रिलीजन है सारे के सारे सोसाइटी में रिलीजन, इनको आपस में मिलकर रहना चाहिए, और गवर्नमेंट में को किसी को भी एक रिलीजन को फेवर नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम देखो यहाँ हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब यूरोपियन स्टेट एक रिलीजन को फेवर करते थे, ठीक है, एक पर्टिकुलर रिलीजन को। जैसे कि हम एग्जाम्पल के में देखें तो ब्रिटेन फेवर करते थे चर्च ऑफ इंग्लैंड को, ठीक है, और स्पेन और ऑस्ट्रिया किसको फेवर करते थे? कैथोलिक चर्च को। समझ आया? तो नहीं, इन्होंने लिबरल्स ने बोला कि नहीं भाई, सब रिलीजन को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट गवर्नमेंट को देना चाहिए, ठीक है। अब ये जो लिबरल थे ये बहुत ज्यादा अपोज करते थे कि ये जो डायनास्टिक रूलर होते हैं, भाई डायनास्टिक का क्या मतलब है? डायनेस्टी वाइज है ना, यानी एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो किंग बनते हैं, ठीक है, मोनार्क बनते हैं, ठीक है। तो ये जो मोनार्की की अनकंट्रोल्ड पावर है, इनके पास बेतहाशा पावर होती है, इसके ऊपर लिमिटेशन लगने चाहिए, इनके ऊपर चेक लगना चाहिए। जैसे कि हमने ओल्ड रेजीम वाले फ्रांस को देखा, यानी कि 1789 से पहले के फ्रांस को देखा, तो हमने क्या देखा कि लुई 16 के पास बेतहाशा पावर्स थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला लिबरल्स ने कि ये जो पावर, बेतहाशा पावर है, बहुत सारी पावर्स हैं किनके पास? रूलर्स के पास, किंग के पास, इनके ऊपर लिमिटेशन लगना चाहिए, ठीक है। और ये इंडिविजुअल के राइट को सेफगार्ड करना चाहते थे, प्रोटेक्ट करना चाहते थे, ठीक है, किसके अगेंस्ट? गवर्नमेंट के अगेंस्ट। हो सकता है गवर्नमेंट कोई ऐसे लॉज लिया या पॉलिसीज लिया जो कि इंडिविजुअल राइट को या फिर सोसाइटी के राइट को क्या करे? हार्म करे, ठीक है। तो ये चाहते थे कि इंडिविजुअल के राइट्स जो हैं वो लिखे होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए बाकायदा प्रॉपर्ली, और उसमें इंडिविजुअल, हर एक इंसान के राइट्स लिखे होने चाहिए, ताकि गवर्नमेंट इंडिविजुअल राइट को क्या ना कर सके? हार्म ना कर सके या फिर वायोलेट ना कर सके, ठीक है। तो ये लिबरल्स का कहना था। अब ये जो लिबरल्स थे ये आर्ग्यू करते थे, इस चीज के लिए बहस करते थे, डिस्कशन करते थे कि एक रिप्रेजेंटेटिव और इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करे, ये नहीं कि समाज के एक हिस्से को या समाज की एक सेक्शन को रिप्रेजेंट करे, बल्कि
पूरे समाज को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। तो रिप्रेजेंट का मतलब, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब हो गया पूरे समाज को रिप्रेजेंट करे, ये नहीं कि एक ही समाज, एक ही सेक्शन से गवर्नमेंट बन रही है। और इलेक्टेड पार्लियामेंट्री का क्या मतलब है कि इलेक्ट करके चुना जाए, ये नहीं कि किंग बन गए, ठीक है। किंग क्या होते हैं, इलेक्टेड तो नहीं होते ना। तो वो यही चाहते थे कि एक तो रिप्रेजेंटेटिव हो और एक इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो, ठीक है। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव और इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, इसको कौन चेक करे, इसकी पावर को या फिर इसके फंक्शनिंग को कौन सुपरवाइज करे, कौन देख रेख करे, कौन निगरानी करे, एक वेल ट्रेन्ड जुडिशरी, ठीक है। जुडिशरी मतलब अदलिया, अदालत, राइट। तो क्या है कि ये जो इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, इसको, इसकी पावर को, इसके फंक्शनिंग को, इसको लिमिटेशन को कौन देखे, एक वेल ट्रेन्ड जुडिशरी देखे। और ये जो जुडिशरी है ये इंडिपेंडेंट और पावरफुल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इस जुडिशरी को किंग चला रहा है, ठीक है, किंग ऑर्डर दे रहे हैं या फिर गवर्नमेंट वाले ऑर्डर दे रहे हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स या फिर ऑफिशियल्स, ठीक है। तो ये जो वेल ट्रेन्ड जुडिशरी है ये इंडिपेंडेंट होनी चाहिए रूलर्स एंड ऑफिशियल्स से, ठीक है। तो अब हम एक बार जल्दी से समरी कर लेते हैं कि ये सारे रिलीजन के टॉलरेंट थे, सब रिलीजन के लिए इक्वल ट्रीटमेंट चाहते थे, ठीक है। गवर्नमेंट की जो बेतहाशा, किंग की जो बेतहाशा पार है उनको अपोज करते थे, ठीक है। इंडिविजुअल राइट्स को सेफगार्ड करना चाहते थे, प्रोटेक्ट करना चाहते थे। और एक इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चाहते थे जिसमें जो लॉज है और जो फंक्शनिंग है, पार है, उसको कौन देख रेख करे, निगरानी करे, एक जुडिशरी निगरानी करे, एक जुडिशरी सुपरवाइज करे, समझ आया। और ये जो जुडिशरी है ये इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और पावरफुल होनी चाहिए, ये नहीं कि गवर्नमेंट के किंग पर डिपेंड है, समझ आया। अब देखो ये सब बातें जो है ये सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं, ठीक है, लेकिन ये जो है लिबरल्स, ये डेमोक्रेट्स नहीं थे। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं चाहते थे। अब ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसका मतलब ये होता है कि सब लोगों को, सारे एडल्ट सिटीजन के पास वोट देने का अधिकार हो, ठीक है। तो ये विमेन के लिए वोट नहीं चाहते थे, ये नहीं चाहते थे कि औरतों को भी अधिकार हो वोट देने का, ठीक है। तो इसीलिए हम इनको डेमोक्रेट्स नहीं कह सकते, किनको, लिबरल्स को, ठीक है। तो इन्हें लगता था कि ये जो मेन ऑफ प्रॉपर्टी हैं, यानी कि जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, ठीक है, सिर्फ उन्हीं के पास वोट देने का अधिकार होना चाहिए। हालांकि एक डेमोक्रेट या फिर एक डेमोक्रेसी में ये होता है कि जितने भी एडल्ट सिटीजन हैं सबके पास वोट देने का अधिकार होता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेटस, ठीक है। तो इसीलिए हम इनको डेमोक्रेट नहीं बोल सकते, लेकिन ये सब चीजें इनमें थी, ये सब बिलीफ इनमें थे, किनमें, लिबरल में। अब हमने लिबरल्स को देख लिया, अब हम जरा एक बार रेडिकल्स के ऊपर नजर देखते हैं। रेडिकल जो थे वो भी सोसाइटी में चेंज चाहते थे, ठीक है। और रेडिकल एक ऐसा नेशन चाहते थे जहां पर गवर्नमेंट किसकी हो, मेजॉरिटी पॉपुलेशन बेस पर हो, ठीक है। यानी कि एक कंट्री है, वहां पर जो भी मेजॉरिटी है वो मेजॉरिटी गवर्नमेंट फॉर्म करे, ठीक है। तो रेडिकल वांटेड अ नेशन वेयर द गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन, एक कंट्री की मेजॉरिटी के ऊपर बेस हो गवर्नमेंट, समझ आया। अब ये जो रेडिकल थे ये विमेन के सफ्रेजेट मूवमेंट जो था उसको क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। अब ये क्या है, अनलाइक लिबरल, लिबरल क्या करते थे, हमने अभी यहाँ पे पढ़ा, लिबरल यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं चाहते थे, औरतों के लिए वोट नहीं चाहते थे। लेकिन जो रेडिकल्स थे उन्होंने विमेन के वोट का जो मूवमेंट था उसको सपोर्ट किया, ओके। सफ्रेजेट मूवमेंट मींस राइट टू वोट, ओके, इक्वल राइट टू वोट, ठीक है। तो उन्होंने विमेन का जो राइट टू वोट था उसको सपोर्ट किया, वो चाहते थे कि औरतों के पास भी अधिकार हो वोट देने का, समझ आया। तो क्या हुआ कि अनलाइक लिबरल्स अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। अब देखो हम ऑलरेडी क्या पढ़ चुके हैं, हमने सोसाइटी के बारे में देखा, हमने सोसाइटी के बारे में ये देखा कि जो थर्ड क्लास थी या फिर थर्ड क्लास में जो वेल्दी बिजनेसमैन थे, ट्रेडर्स थे, मर्चेंट थे, ठीक है, और फर्स्ट और सेकेंड क्लास थी नोबल और क्लर्जी की, वो उनके पास काफी ज्यादा प्रॉपर्टी थी, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी होल्ड करते थे। और ये जो थर्ड क्लास थी ये वही जो लोग प्रॉपर्टी होल्ड करते थे वही फैक्ट्रीज भी लगाते थे, है ना। तो हमने क्या देखा कि जो लिबरल्स थे, लिबरल अपोज नहीं करते थे प्रॉपर्टी को, प्राइवेट प्रॉपर्टी को, लेकिन ये जो रेडिकल्स थे ये अपोज करते थे कि ये जो इन बड़े बड़े उद्योगपति के पास या फिर बड़े बड़े लैंड ओनर्स हैं, इनके पास जो इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी है ये नहीं होना चाहिए। सब लोगों के पास, समाज में सब लोगों के पास इक्वल अमाउंट में लैंड होनी चाहिए, और अगर इक्वल नहीं है तो इतना ज्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए कि अमीर लोगों के पास बहुत ज्यादा लैंड है और जो गरीब लोग हैं उनके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, और फिर अमीर लोग इनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, ये सब नहीं चाहते थे, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि अनलाइक लिबरल, ठीक है,
रेडिकल्स अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। तो इनके पास जो भी प्रिविलेजेस थी लैंड ओनर्स के पास, फैक्ट्री ओनर्स के पास या वेल्दी रिच मैन के पास, है ना, वो उसको अपोज करते थे, रेडिकल्स उसको अपोज करते थे, ठीक है। अब ये जो थे रेडिकल्स, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट तो नहीं थे, ठीक है, वो ये नहीं कहते थे कि नहीं आप प्राइवेट प्रॉपर्टी रखना छोड़ दो, अगेंस्ट नहीं थे, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी को डिसलाइक करते थे। अब इसका क्या मतलब हो गया कि कुछ लोगों के हाथ में ही सारी की सारी प्रॉपर्टी है। हमने फ्रेंच सोसाइटी में क्या देखा था कि हमने ये देखा था कि नोबल और क्लर्जी 10% पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। 10% होने के बावजूद इनके पास 60% लैंड ओन करते हैं, ठीक है, कौन? क्लर्जी और नोबिलिटी। फ्रेंच सोसाइटी में हमने देखा। इसका क्या मतलब है कि गिनती में तो बहुत थोड़े हैं, लेकिन इनके पास रिसोर्सेज बहुत है, ठीक है, इनके पास प्रॉपर्टी बहुत है, इनके पास वेल्थ बहुत है। तो यही देखा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट तो नहीं थे ये रेडिकल, लेकिन इनको पसंद नहीं था कि सिर्फ कुछ ही लोगों के पास सारी की सारी प्रॉपर्टी हो। समझ आया? चलिए, अब ये तो हमने रेडिकल्स के फीचर्स देख लिया। अब हम जरा देखते हैं कि कंजर्वेटिव कौन थे। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि लिबरल्स थे और रेडिकल्स थे। ये क्या थे? ये सोसाइटी में चेंज लाना चाहते थे। लेकिन जब हम कंजर्वेटिव की बात करते हैं तो ये सोसाइटी में चेंज नहीं चाहते थे। हालांकि इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद अपना दिमाग बना लिया था कि ठीक है, नाउ वी वांट चेंज, लेकिन ये चेंज स्लो चाहते थे। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये जो कंजर्वेटिव थे ये रेडिकल और लिबरल्स के एकदम अपोजिट थे, ठीक है। तो अपोज रेडिकल्स एंड लिबरल्स, ठीक है। तो कंजर्वेटिव ने अपना माइंड ओपन कर लिया था कि हाँ, हमें नीड की जरूरत है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। हालांकि हमने क्या देखा कि 18वीं सदी के शुरुआत में, अर्लियर इन द 18th सेंचुरी, कंजर्वेटिव जो थे वो चेंज को अपोज करते थे। वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके का चेंज आए, ठीक है। लेकिन अब जब थोड़ा सा टाइम बीत गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन चला गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया और फ्रांस में एक गवर्नमेंट बन गई, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बन गई, ठीक है। तो क्या है कि उन्होंने अपना माइंड ओपन कर लिया कि ठीक है, अब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हमने देखा किस तरह की सोसाइटी होती है, तो ठीक है, हम लोग चेंज चाहते हैं, लेकिन पास्ट को भी रिस्पेक्ट करो, ऐसे नहीं कि एकदम से सब कुछ, ठीक है। तो क्या है कि बाय 19th सेंचुरी कंजर्वेटिव एक्सेप्टेड दैट सम चेंज जो है इनएविटेबल है, यानी कि उनके आने से कोई नहीं रोक सकता, उनको आना ही है, उन चेंजेस को आना ही है, ठीक है। तो बाय 19th सेंचुरी कंजर्वेटिव ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, कुछ चेंज इनएविटेबल है, उनको आने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उनका ये मानना था कि पास्ट को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। और इनका ये भी मानना था कि चेंज जो है उसको एक स्लो प्रोसेस के साथ आना चाहिए, ठीक है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब ये समझने वाली बात है कि हमने 3 तरह के लोग देखे जो कि एक ही सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, लिबरल, रेडिकल, कंजर्वेटिव। अब ये जो अलग अलग आइडियाज थे सोसाइटी में चेंज से रिलेटेड, ठीक है, इन्होंने क्लैश किया। कब? सोशल और पॉलिटिकल टर्मोइल पैदा किया, ठीक है, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आया, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो भी सोसाइटी में हमें उथल पुथल देखने को मिली, ठीक है, तो उस उथल पुथल में ये जो 3 आइडियाज थे, कंजर्वेटिव, रेडिकल और लिबरल्स के, इन आइडियाज ने क्लैश किया आपस में, ठीक है। चलो, अब हमने सोसाइटी देख लिया, सोसाइटी का स्ट्रक्चर देख लिया, है ना। सोसाइटी में हमने ये भी पढ़ा कि किस तरह के लोगों के आइडियाज थे। अब जरा हम देख लेते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी और सोशल चेंज, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, इंडस्ट्रीज लग रही थी और सोशल चेंजेस आ रहे थे, ठीक है, सोसाइटी में चेंजेस आ रहे थे। अब वो क्या थे? लेट्स हैव अ लुक। अब ये जो पॉलिटिकल ट्रेंड्स थे, ठीक है, तो ये क्या था? दीज वर साइंस ऑफ अ न्यू टाइम, ठीक है, कि ये साइन थे कि एक नया टाइम आने वाला है। कौन से पॉलिटिकल ट्रेंड? यही पॉलिटिकल ट्रेडिशन जो कि हमने ऊपर पढ़े, कंजर्वेटिव, लिबरल और रेडिकल, इनके जो आइडियाज थे, ठीक है। तो ये साइन थे कि एक नया टाइम आने वाला है और इस नए टाइम में हमें प्रोफाउंड सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस देखने को मिलेंगे। सोसाइटी के लेवल पर भी हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे और इकोनॉमी के लेवल पर भी, नेशनल लेवल पर भी हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब क्या है कि ये जो टाइम था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, इसमें नई सिटीज आई, न्यू सिटीज केम अप, ठीक है, एंड इंडस्ट्रियल रीजन्स डेवलप। इंडस्ट्रियल सोसाइटी का क्या मतलब है कि जो पहले सोसाइटी थी वो एग्रीकल्चरलिस्ट थी, ठीक है, एग्रेरियन थी। एग्रेरियन का मतलब है कि जो भी इनकम जनरेट होती है लोगों की, वो एग्रीकल्चर से आती थी या फिर एग्रीकल्चर से अलाइड जो भी एक्टिविटीज है उनसे आती थी, ठीक है। लेकिन जब हमने एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा, पर्टिकुलरली 18th सेंचुरी में, तो हमने देखा कि लोगों ने
बड़े बड़े जो फैक्ट्री ओनर्स हैं उन्होंने इंडस्ट्रीज लगानी शुरू कर दी और लोगों की वेल्थ जो है वो जनरेट हुई। लेकिन जब वेल्थ जनरेट हुई वो सिर्फ एक सेक्शन की हुई, किसकी? जो लोग प्रॉपर्टी को या फिर फैक्ट्रीज को ओन करते थे, ठीक है। और जो लोग वर्कर्स थे उनका एक्सप्लॉइटेशन हमें देखने को मिला, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और उसी की वजह से रेवोल्यूशन भी आया, ठीक है। तो क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में न्यू सिटीज केम अप, नई सिटीज आई, ठीक है। इंडस्ट्रियल रीजन्स आए, रेलवेज एक्सपैंड हुई, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जब रेलवेज एक्सपैंड होती हैं तो ट्रांसपोर्ट एक्सपैंड होता है, ठीक है। लोग अपने सामान को, अपने गुड्स और कमोडिटीज को इधर से उधर भेज सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, लोगों के नेटवर्क बनते हैं, नेटवर्क एक्सपैंड होता है, ठीक है। तो जब रेलवेज एक्सपैंड हुई तो क्या हुआ, पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। देखो हिस्ट्री में अलग अलग रेवोल्यूशंस आए, पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, डिजिटल रेवोल्यूशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन, ठीक है, काइंड ऑफ इस तरह के अलग अलग रेवोल्यूशन हमें देखने को मिलेंगे किसमें, हिस्ट्री में, ठीक है, एज हिस्ट्री प्रोग्रेस। तो जब हम पहले रेवोल्यूशन की बात करेंगे तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो, यानी कि इसमें इंडस्ट्रीज लगने शुरू हो गई और अलग अलग हमें चीजें देखने को मिली कि लाइक इंडस्ट्रियल रीजन बने, ठीक है, रेलवेज बढ़ी वगैरह वगैरह। अब कुछ हम फीचर्स देखते हैं जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से सोसाइटी में आए, ठीक है। फर्स्ट ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज, ठीक है। तो ये लोग अलग अलग जो एज ग्रुप के लोग हैं, इन लोगों ने आकर फैक्ट्रीज में काम करना शुरू कर दिया, मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, ओके। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना कि यहाँ पर वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन बहुत होता था, ठीक है। लंबे लंबे वर्किंग आवर्स होते थे, कभी कभार 10, 12, 15 घंटे को काम होता था और पुअर वेजेस होते थे, बहुत कम क्या थे, सैलरी मिलती थी, या फिर बहुत कम वेजेस होते थे, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट कॉमन थी, है ना। क्यों कॉमन थी? क्योंकि कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं थी। अगर आपको नई काम करना या फिर आपके काम में थोड़ी सी भी गड़बड़ी दिखी तो आपको फौरन भगा देंगे कि नहीं भाई अब तुम हमारी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते, ठीक है। आज की तरह जॉब सिक्योरिटी नहीं थी तो फौरन भगा देते थे। तो क्या था, वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन होता था, वो कुछ कह नहीं सकते थे, जहां कुछ कहेंगे उन्हें फौरन भगा दिया जाता था, ठीक है। तो क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट जो थी वो कॉमन थी। प्रॉब्लम्स थी हाउसिंग और सैनिटेशन की, ठीक है। तो जैसे जैसे टाउन बढ़ रहे थे, ठीक है, लोग टाउन्स में आकर लोगों ने रहना शुरू कर दिया। टाउन्स में आकर लोगों ने रहना शुरू करा तो क्या हुआ, जो सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, हाउसिंग की परेशानी है, वो प्रॉब्लम होने लगी, घरों की कमियां होने लगी और सैनिटेशन की भी प्रॉब्लम होने लगी, है ना। और लिबरल और रेडिकल जो थे उन्होंने सॉल्यूशंस को देखना शुरू कर दिया, सोचना शुरू कर दिया, किनका, ये इन इश्यूज का जो कि हमने ऊपर अभी पढ़े, समझ आया। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से हमें ये सोसाइटी में चेंजेस देखने को मिले, याद रहेगा, वेरी इजी, राइट, ओके। ये एक पिक्चर है, नाइस पिक्चर, ओके। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपको सिर्फ एक ट्रेन दिखने को मिलेगी, आसपास के एरियाज में या तो आपको पेड़ वेड़ दिखने को मिलेंगे और लोग काम करते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये एक ट्रांजिशनिंग सोसाइटी है, यानी कि सोसाइटी अग्रेरियन से इंडस्ट्री की तरफ जा रही है, समझ आया। अब क्या है कि ऑलमोस्ट जितनी भी इंडस्ट्रीज थी दे वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी में हम उनको काउंट करेंगे। ऐसा नहीं था कि वो प्रॉपर्टी या फिर वो फैक्ट्रीज गवर्नमेंट ने लगाई थी या फिर एक सोशल ग्रुप ने लगाई थी, ऐसा नहीं था, बल्कि वो क्या थी, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी थी, समझ आया। अब ये जो लिबरल्स थे या रेडिकल थे, ये खुद प्रॉपर्टी ओनर थे, ये खुद फैक्ट्री ओनर्स थे, ठीक है, ये खुद एम्प्लॉय करते थे लोगों को, ठीक है। और इन्होंने, इनके पास वेल्थ कहाँ से आई, इनकी वेल्थ ट्रेड और इंडिविजुअल वेंचर्स है। इंडिविजुअल वेंचर मतलब इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। अब क्या है, लेकिन ऐसा तो था, इनके पास अपनी प्रॉपर्टी थी, ठीक है, ये खुद इंडस्ट्रीज लगाते थे, ये खुद एम्प्लॉयर थे, प्रॉपर्टी ओनर थे, बट स्टिल जैसा हमने पहले पढ़ा, इनको क्या लगता था कि हेल्दी और एजुकेटेड पॉपुलेशन जो है उससे इकोनॉमी प्रॉस्पर होगी। तो दोनों फैक्टर से सोचते थे, एक तो ये कि अगर हेल्दी और एजुकेटेड पॉपुलेशन होगी तो इनके पास जो वेल्थ है या फिर इनके जो इंडस्ट्रीज हैं वो और बढ़ेंगी, ठीक है, उनमें प्रोडक्टिविटी आएगी। और उनको थोड़ा सा पिटी फैक्टर भी था, ठीक है, उनको तरस आता था कि ठीक है, लोगों की बहुत ज्यादा खराब वर्किंग कंडीशन है, लंबा टाइम है काम करने का और बहुत कम वेजेस हैं, तो ठीक है। तो वो क्या चाहते थे, लिबरल्स और रेडिकल, दे फेल्ट कि हेल्दी और एजुकेटेड पॉपुलेशन होनी चाहिए ताकि एक इकोनॉमी प्रॉस्पेरस हो सके, ठीक है, एक इकोनॉमी ग्रो कर सके, प्रोडक्टिवली और एफिशिएंटली ग्रो कर सके, ठीक है।
उन्होंने जो एरिस्टोक्रेसी के पास प्रिविलेजेस थे उसको अपोज किया, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं एरिस्टोक्रेसी का क्या मतलब है, वही किंग्स और मोनार्क, ठीक है। और इनका ये मानना था कि इंडिविजुअल एफर्ट, लेबर और एंटरप्राइज ये मैटर करता है इंडिविजुअल के लिए, एंड नॉट के कुछ ही लोगों के हाथ में प्रॉपर्टी और वही लोग प्रॉस्पर हो रहे हैं, ठीक है, बल्कि सभी लोगों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ग्रो करने की, और एजुकेटेड या हेल्थ से रिलेटेड। समझ आया? तो दीज आर देयर बिलीफ, जब हम बात कर रहे हैं रेडिकल और लिबरल्स की पर्टिकुलरली। समझ आ रहा है ना? ओके। अब इनका ये कहना था कि अगर इंडिविजुअल का फ्रीडम हम इंश्योर करेंगे, ठीक है, पुअर लोग जो है वो लेबर कर सकेंगे, ठीक है, और जिन लोगों के पास कैपिटल है वो क्या कर सकेंगे, बिना किसी रेस्ट्रेंट के, बिना किसी रोक टोक के ऑपरेट कर सकेंगे, तो हमारी सोसाइटी जो है वो डेवलप होगी, ठीक है, सोसाइटी आगे बढ़ेगी, प्रोग्रेस करेगी, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि काफी वर्किंग मेन और वुमेन जो हैं, जो कि चेंज लाना चाहते थे, उन्होंने इस तरह से लिबरल्स और रेडिकल्स को ज्वाइन कर लिया। क्यों ज्वाइन कर लिया? क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा लिबरल और रेडिकल के ये आइडियाज थे, ठीक है। तो ये जो मेनी वर्किंग मेन और वुमेन जो कि चेंज चाहते थे, उन्होंने देखा कि हाँ ये आइडियाज तो काफी हमारे फेवर में है, जो लिबरल्स और रेडिकल बात कर रहे हैं, तो हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं जाकर, ठीक है। तो ये जो मेन एंड वुमेन थे, दे ज्वाइन लिबरल्स एंड रेडिकल्स, ठीक है। कुछ ऐसे नेशनलिस्ट और लिबरल और रेडिकल्स थे जो रेवोल्यूशन चाहते थे, रेवोल्यूशन मतलब इनकलाब चाहते थे, ठीक है। एंड दे वांटेड रेवोल्यूशन, वो इसलिए चाहते थे रेवोल्यूशन ताकि इस तरह की जो गवर्नमेंट है उनको खत्म किया जा सके। किस तरह की गवर्नमेंट? मोनार्क वाली गवर्नमेंट, या फिर ऐसी गवर्नमेंट जो कि एक पर्टिकुलर सेक्शन पे बहुत ज्यादा प्रेशर बना रही है इकोनॉमी को ग्रो करने का, ठीक है। अब क्या है कि कुछ नेशनलिस्ट, लिबरल और रेडिकल जो थे वो रेवोल्यूशन चाहते थे, इनकलाब चाहते थे, ठीक है। रेवोल्यूशन इसलिए चाहते थे ताकि जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई 1815 के बाद, ठीक है, 1815 में क्या हुआ, नेपोलियन को डिफीट किया था। कब? वाटरलू में, हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी फ्रेंच रेवोल्यूशन में, राइट। तो ये जो है 1815 के बाद यूरोप में जिस तरह की गवर्नमेंट बन रही, ठीक है, ऑटोक्रेटिक, ठीक है, अपने हाथ में सारी पावर रखती थी, ठीक है। तो ये जो कुछ नेशनलिस्ट थे, लिबरल थे, रेडिकल थे, ये रेवोल्यूशन चाहते थे ताकि इस तरह की गवर्नमेंट को खत्म किया जा सके, ठीक है। हमने क्या देखने को मिला कि फ्रांस हो गया, इटली, जर्मनी, रशिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो लिबरल्स थे और रेडिकल थे जो चेंज चाहते थे, ठीक है, रेवोल्यूशन चाहते थे, तो ये हमने देखा कि इन कंट्रीज में ये रेवोल्यूशनरीज बन गए और उन्होंने वर्क करना शुरू कर दिया। जो एग्जिस्टिंग मोनार्क है, जो किंग है, ऑटोक्रेटिक पावर्स है, उनको ओवरथ्रो करने के लिए, उनका तख्ता पलट करने के लिए, उनको सीट से, गद्दी से हटाने के लिए। समझ आया? तो हमने इन कंट्रीज में रेवोल्यूशनरीज को ऑपरेटिव मोड में देखा। किन में? फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में और रशिया में। समझ आ रहा है? ओके। अब ये जो नेशनलिस्ट थे, ठीक है, ये चाहते थे कि एक ऐसा नेशन हो जहां पे सिटीजन्स के पास इक्वल राइट हो, ठीक है। नेशनलिस्ट से ही हमें समझ में आ रहा है, हमें याद रखने को मिलेगा नेशनलिस्ट नेशन, नेशनलिस्ट नेशन, ऐसा नेशन जहां पर इक्वल राइट हो, किन के पास? सिटीजन के पास, ठीक है। तो हमें क्या, इटली में हमें देखने को मिलेंगे कि एक रेवोल्यूशनरी थे गिसेपी मजीनी, ठीक है। तो आपको नाम याद रखना है, गिसेपी मजीनी, ओके। ये काफी फैंसी नेम्स हैं। एंड इटालियन नेशनलिस्ट जिन्होंने कॉन्स्पायर किया इन रेवोल्यूशन को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो ही कॉन्स्पायर्ड विद अदर्स टू अचीव दिस इन इटली। याद रहेगा गिसेपी मजीनी। और काफी सारे दुनिया भर में नेशनलिस्ट थे जिन्होंने गिसेपी मजीनी की राइटिंग्स को, ठीक है, या फिर उनके आइडियाज को, आइडियोलॉजीज को पढ़ा और समझा। समझ आ रहा है? ओके। एक बार हम जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हुआ, ठीक है, इंडस्ट्रीज लगने शुरू हुई, इंडस्ट्रीज लगने शुरू हुई तो लोगों की हालत जो थी, एक्सप्लॉइटेशन होना शुरू हुआ। किनका? वर्कर्स का। वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन हुआ तो लिबरल और रेडिकल को लगना शुरू हुआ कि नहीं भाई, पॉपुलेशन जो है वो एजुकेटेड और हेल्दी होनी चाहिए और इनके ऊपर जो भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, जो भी इश्यूज हैं, इनका एक सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। काफी लोग, काफी रेडिकल और लिबरल जो है वो रेवोल्यूशनरीज बन गए, ठीक है। और इन कंट्रीज में हमें रेवोल्यूशनरीज देखने को मिले, ठीक है। उन्होंने ये कोशिश करी कि जो एग्जिस्टिंग मोनार्क है, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, उसको हटाया जाए। फिर हमें गिसेपी मजीनी देखने को मिलता है। जब हम इटली की बात करते हैं, इटली में ये रेवोल्यूशनरी थे, ठीक है, और काफी सारे नेशनलिस्ट ने इनको, इनकी राइटिंग्स को या फिर इनके आइडियाज को पढ़ना शुरू किया। समझ आया? ठीक है।
अब हम बात करते हैं द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आप समझो कि सोशलिज्म क्या होता है। देखो आपने सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म सुन रखा होगा, आई एम श्योर। ठीक है, नहीं सुन रखा तो अब हम समझते हैं। देखो सोशलिज्म का मतलब ये होता है कि जैसे आपकी क्लास है, ठीक है, आपकी बहुत सारे बच्चों की क्लास है और मैं आपके टीचर हूँ। ठीक है, मेरे पास एक केक है और मैं उस केक को उन लोगों को दूंगी जो लोग क्लास के कामों में कंट्रीब्यूट करते हैं या फिर क्लास के काम में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जो जितना ज्यादा हेल्प करेगा क्लास के कामों में, मैं उसको उतना ही ज्यादा केक दूंगी। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही हमें सोशलिज्म गवर्नमेंट में देखने को मिलता है। गवर्नमेंट होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं टीचर थी, ठीक है, मैं गवर्नमेंट हूँ। ठीक है, मैं गवर्नमेंट हूँ और आप सब बच्चे जो हैं वो सिटीजन हैं क्लास में। ठीक है, और जो केक है वो कंट्री में रिसोर्सेज है। ठीक है, तो मैं सुपरवाइज करूंगी कंट्री में जो भी रिसोर्सेज है उनको, इंडस्ट्रीज है, तो मैं गवर्नमेंट हूँ और मैं एज अ गवर्नमेंट सुपरवाइज करूंगी उन सब वेंचर्स को या फिर उन सब इंडस्ट्रीज को, और जितने भी सिटीजन हैं उनको उनके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से पे मिलेगा। ठीक है, जितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे इकोनॉमी में उनको उतना ज्यादा वापस में मिलेगा। समझ आया? ये होता है सोशलिज्म में। एक बार हम इसको डेफिनेशन के साथ तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। सोशलिज्म जो था, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट फार रीचिंग आइडिया स्ट्रक्चर ऑफ अ सोसाइटी के लिए। ठीक है, तो फार रीचिंग आइडिया का मतलब कि लोग इस आइडिया को काफी पसंद कर रहे थे और इसके बारे में बहुत ज्यादा बातें कर रहे थे। अब जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ सोसाइटी की, देखो कैपिटलिज्म में क्या होता है, कैपिटलिज्म में ये होता है कि जो मार्केट्स होती हैं, है ना, वो फ्री होती हैं और मार्केट और बड़े बड़े जो ओनर्स होते हैं, फैक्ट्री ओनर्स हो गए, प्रॉपर्टी ओनर्स हो गए, यही एक कंट्री में वेल्थ को जनरेट करते हैं और यही इन्हीं की वजह से एक इकोनॉमी में पैसा घूमता रहता है। ठीक है, तो ये कैपिटलिज्म में होता है। ठीक है, कैपिटलिज्म में गवर्नमेंट का वेरी लिटिल और नो रोल होता है, या तो कोई उनका रोल नहीं होता गवर्नमेंट का, या फिर होता भी है तो बहुत थोड़ा सा रोल होता है। ठीक है, ज्यादातर कैपिटलिज्म में जो पैसा है उसको कौन ऑपरेट करता है? बड़े बड़े मर्चेंट हो गए, ट्रेडर्स हो गए या फिर प्रॉपर्टी ओनर हो गए। ठीक है, जैसे कि आपकी क्लास में है, मैं क्लास से बिल्कुल हट जाऊं और आपके पास मॉनिटर को बोल दूं या फिर जो क्लास के ज्यादा हाईलाइटेड बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको बोल दूं कि केक आपस में बांट लो। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा ही है, कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सोशलिज्म जो था वो लोगों में काफी ज्यादा पॉपुलर होने लगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द आइडिया कि जो जितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा उसको उतना ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ अ सोसाइटी के लिए देखो, ये जो कैपिटलिज्म हो गए या सोशलिज्म हो गए, ये सोसाइटी को स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइज करने के तरीके ही तो हैं, और क्या है ये। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ अ सोसाइटी जब भी आप सुनो या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सोसाइटी सुनो तो याद कर लेना कि हम सोशलिज्म या फिर कम्युनिज्म, ठीक है, या फिर कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं। यानी कि सोसाइटी का सिस्टम कैसा होना चाहिए, सोसाइटी कैसे आगे चलनी चाहिए, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जब हम बाय द मिड 19th सेंचुरी की बात करते हैं, यूरोप में 19वीं सदी के बीच की बात करते हैं, तो क्या है, सोशलिज्म काफी ज्यादा लोगों में फेमस हो गया था और काफी ज्यादा वेल नोन आइडिया हो गया था और लोगों में फैल रहा था। ठीक है, अब ये जो सोशलिस्ट होते हैं, देखो सोशलिज्म तो हमने थोड़ा बहुत समझ लिया है, अब हम देखते हैं पहले सोशलिस्ट क्या चाहते हैं। ठीक है, सोशलिज्म को मानने वाले सोशलिस्ट होते हैं और सोशलिस्ट क्या चाहते हैं? सोशलिस्ट ये चाहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होते हैं सोशलिस्ट। ठीक है, और उनका ये मानना है कि ये जो जितनी भी समाज में बुराइयां हैं, जितनी भी सोशल इल है कि लोगों में पॉवर्टी है, ठीक है, लिविंग कंडीशन बहुत खराब है, ये सब की सब किस वजह से? प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से है। ठीक है, ऐसा इसलिए है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी लोगों के पास होती है, मेरे पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मैं उस प्राइवेट प्रॉपर्टी पे क्या करूंगी? फैक्ट्री लगाऊंगी। ठीक है, इंडस्ट्रीज लगाऊंगी तो मैं वर्कर्स को बुलाऊंगी कि वर्कर्स आए और मेरी इंडस्ट्री में काम करें, और फिर मैं उनको बहुत ज्यादा काम दूंगी, बहुत ज्यादा उनको एक्सप्लॉइट करूंगी, ताकि काम तो वो लोग करेंगे, ठीक है, वर्कर्स करेंगे, लेकिन मैं उनको जो पगार है या फिर वेजेस है वो तो बहुत कम दूंगी, और सारा का सारा जो भी फायदा है या प्रॉफिट है वो कौन रखेगा? वो मैं रखूंगी। कौन? मैं कौन हूं? मैं ओनर हूं, प्रॉपर्टी ओनर। ठीक है, तो सोशलिस्ट जो थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे और उन्हें लगता था कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है सारी की सारी जितनी भी समाज में बुराइयां हैं उसकी जड़ यही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी सेक्शन जो है, प्रॉपर्टी का मतलब प्रॉपर्टी वाला सेक्शन, जिनके पास प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो सिर्फ अपने पर्सनल गेन के बारे में सोचते हैं कि सिर्फ हमारा फायदा हो, हमें मुनाफा हो, हमें प्रॉफिट हो, और वो ये नहीं सोचते कि पूरी उन लोगों का भी फायदा हो जो कि उस
प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव बना रहा है, यानी कि मेरे पास अगर लैंड है तो उस लैंड को जो प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव बना रहे हैं, ठीक है, जो जिनकी वजह से मुझे प्रॉफिट हो रहा है या फायदा हो रहा है, उनका फायदा हो, मैं ऐसा नहीं सोचती, ठीक है। तो प्रॉपर्टी सेक्शन जो था वो सिर्फ अपने पर्सनल गेन के बारे में सोचता था और वो एक जनरल वेलफेयर ऑफ पीपल के बारे में नहीं सोचते थे, ठीक है। तो क्या था इनका ये कहना था सोशलिस्ट का कि अगर पूरी सोसाइटी एज अ होल प्रॉपर्टी ओन करेगी, ठीक है, तो सोशल वेलफेयर को ज्यादा अटेंशन मिलेगी, लोगों का भला या फिर लोगों का वेलफेयर जो है हम उसको प्रोटेक्ट कर सकेंगे, सेफ गार्ड कर सकेंगे। ऐसा किसका मानना था? ऐसा सोशलिस्ट का मानना था। समझ आया है? अब देखो सोशलिस्ट जो था इनके फ्यूचर के लिए अलग विजन था, ठीक है। जैसे हम कैपिटलिस्ट की बात करेंगे, कम्युनिज्म की बात करेंगे, तो इनका फ्यूचर को लेके अलग विजन होता है, ये अलग तरह से सोचते हैं, फ्यूचर ऐसा दिखना चाहिए या ऐसा दिखना चाहिए। लेकिन जो सोशलिस्ट होते हैं उनका अलग विजन होता है फ्यूचर के लिए, ठीक है। कुछ का आइडिया ये था, कुछ सोशलिस्ट का ये मानना था कि कोऑपरेटिव्स होने चाहिए। अब भाई ये कोऑपरेटिव क्या होता है? लेट्स हैव अ लुक। देखो कोऑपरेटिव ना एसोसिएशंस होते हैं, क्या होते हैं? या फिर ग्रुप होते हैं। किसका ग्रुप होता है? पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल या एसोसिएशन ऑफ पीपल, ठीक है, जिसमें लोग एक साथ मिलकर प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स और कमोडिटीज प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद उससे जो भी फायदा होता है वो सब आपस में बराबर बराबर बांट लेते हैं, ठीक है। ये कोऑपरेटिव्स होते हैं। क्या होते हैं? डेफिनेशन देख लेते हैं। एसोसिएशन ऑफ पीपल हु प्रोड्यूस गुड टुगेदर, लोगों का ग्रुप जो कि एक साथ गुड्स और कमोडिटीज को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और फिर जो उससे प्रॉफिट होता है उसको आपस में मेंबर्स में इक्वल बांट लेते हैं। समझ आया? या फिर ऐसे बांट लेते हैं कि जिसका जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन, जिस मेंबर ने जितना ज्यादा पैसा लगाया, जितना ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, जितनी मेहनत करी, उसको इतना ज्यादा मिलेगा, ठीक है। ये कोऑपरेटिव्स का आइडिया था, ठीक है। तो कुछ सोशलिस्ट ने कोऑपरेटिव्स में भी बिलीव करना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर हम देखते हैं रॉबर्ट ओवन, ठीक है, जो कि एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे, ठीक है, मैन्युफैक्चरर, ओके, मैन्युफैक्चर करते थे गुड्स और कमोडिटीज को, ठीक है। तो उन्होंने एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाने का सोचा, ठीक है, बनाने को सीख किया, ठीक है, और उसका क्या नाम था? न्यू हार्मनी इन इंडियाना व्हिच इज इन यूएसए, ठीक है। तो ये हम एज अ एग्जाम्पल देख रहे हैं, ठीक है। अब कुछ का ये मानना था कि जो वाइड स्केल कोऑपरेटिव होते हैं, ठीक है, दे कुड नॉट बी बिल्ड थ्रू इंडिविजुअल इनिशिएटिव, ठीक है, इंडिविजुअल इनिशिएटिव से या फिर अकेले मेरे इनिशिएटिव से ये कोऑपरेटिव्स नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कुछ लोगों का मानना था। तो इसीलिए उन्होंने गवर्नमेंट से डिमांड किया कि गवर्नमेंट इंटरवीन करे या फिर गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट अपना सुपरवाइज करे, निगरानी करे, है ना, देख रेख करे। तो इन्होंने क्या किया कि कुछ लोगों ने बिलीव किया कि जो वाइड स्केल कोऑपरेटिव होते हैं, एक बार फिर से हम लोग रिकैप में देख लेते हैं। कुछ लोगों का मानना यह था कि जो वाइड स्केल कोऑपरेटिव होते हैं ये इंडिविजुअल इनिशिएटिव से नहीं बन सकते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना जरूरी है, ठीक है। तो क्या है कि उन्होंने डिमांडेड गवर्नमेंट इनकरेज कोऑपरेटिव, के गवर्नमेंट इनकरेज करे कोऑपरेटिव को और सोसाइटी फिर उसको रन करे। समझ आया? या फिर कोऑपरेटिव या फिर जो ग्रुप है, एसोसिएशन है, वो उसको रन करे और गवर्नमेंट क्या करे? सुपरवाइज करे या फिर एनकरेज करे। समझ आया? ओके, एक तो हमने ये एग्जाम्पल देखा था रॉबर्ट ओवन का, जो कि इंग्लिश मैन्युफैक्चरर है। अब हम एक फ्रांस का एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। लुई ब्लैंक वांटेड गवर्नमेंट टू एनकरेज कोऑपरेटिव एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस। कैपिटलिस्ट तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, ठीक है। कैपिटलिस्ट सिंपली वो होते हैं जिनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, आपको इतना समझने की जरूरत है। और ये कैपिटलिस्ट वही होते हैं जो कि एक इकोनॉमी में पैसा को सर्कुलेट करते हैं, ठीक है, या फिर फ्री होते हैं इकोनॉमी जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो ये एक कैपिटलिज्म या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मेन जनरेटर होते हैं, किसके? कैपिटल के, पैसा के, ठीक है। तो फ्रांस की जब हम बात करेंगे तो हमें लुई ब्लैंक का एग्जाम्पल है कि लुई ब्लैंक वांटेड गवर्नमेंट टू एनकरेज द कोऑपरेटिव्स, और ये जितनी भी कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस हैं, कैपिटलिस्ट फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज हैं, उनको हटाए, ठीक है। कौन? लुई ब्लैंक, ठीक है, ऐसा चाहते थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल। अब ये जो मार्क्स हैं या फिर एंजल्स हैं, फ्रेडरिक एंजल्स, ठीक है, ये कौन है? ये जर्मन फिलोसोफर हैं। और जब हम कार्ल मार्क्स की बात करते हैं तो हो सकता है आपने नाम पहले सुन रखा हो, और अगर नहीं सुन रखा तो आज हम इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। ये फादर ऑफ कम्युनिज्म है। अब कम्युनिज्म क्या चीज है? देखो कम्युनिज्म का क्या मतलब है कि जैसे कैपिटलिज्म होता है, ठीक है,
या फिर सोशलिज्म होता है ना, हमने इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया है। बिल्कुल वैसे ही कम्युनिज्म होता है, ठीक है। यानी कि कम्युनिज्म सोसाइटी को स्ट्रक्चर करने का या ऑर्गेनाइज करने का एक मेथड है, एक तरीका है, ठीक है। और इसकी जो बुनियाद है वो किसने रखी, या फिर इसको किसने, इस आइडिया को किसने आगे बढ़ाया? दिस पर्सन कॉल्ड कार्ल मार्क्स। समझ आया? कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स, दे वर द जर्मन scholars and philosophers, ठीक है। तो they added their ideas to their body of argument. Which body of argument? Socialist, ठीक है। देखो कार्ल मार्क्स का ये कहना था कि सबसे पहले सोसाइटी कैपिटलिस्ट होती है, ठीक है। कैपिटलिज्म होता है सोसाइटी में, कैपिटलिज्म डोमिनेट करता है कैपिटलिस्ट सोसाइटी को। फिर सोशलिस्ट होती है, सोशलिस्ट से फाइनली एंड नेचुरली वो कम्युनिज्म सोसाइटी बन जाती है। ये किसका कहना था? कार्ल मार्क्स का, ठीक है। अब आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिस इज कार्ल मार्क्स, ओके, एंड दिस इज फ्रेडरिक एंजल्स। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इनकी बुक भी पढ़ सकते हैं, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बाय कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स, ओके। देखो मार्क्स का आइडिया ये था, या फिर इनका जो भी उन्होंने पोस्टुलेट किया वो ये था कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो कैपिटलिस्ट है, ठीक है, कैपिटलिस्ट ओन करते हैं। इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी में एक ओनर है और एक वर्कर है, दो क्लासेस बनी हुई हैं, मेजर क्लासेस। एक तो ओनर की क्लास है, ठीक है, वो लोग प्रॉपर्टी सेक्शन है, उनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो फैक्ट्रीज को ओन करते हैं, और एक वर्कर की क्लास है। और ये जो ओनर्स हैं, फैक्ट्री ओनर, ये इन वर्कर्स को क्या करते हैं? एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। तो मार्क्स की लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी सेक्शन जो है, फैक्ट्री ओनर, उनको बोलते हैं बुर्जुआ या फिर बुर्जुआजी, ओके। ये आपके लिए एक्सटर्नल नॉलेज है, ठीक है, आपके याद रखने के लिए। और जो वर्कर्स हैं उनको कहते हैं प्रोलेटेरियट, ठीक है, ओके। तो मार्क्स का कहना ये था कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो कैपिटलिस्ट है, और कैपिटलिस्ट जो है वो क्या करते हैं? जितना भी फैक्ट्रीज में कैपिटल इन्वेस्टेड है उस सबको वो ही ओन करते हैं। कौन? कैपिटलिस्ट, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट फैक्ट्रीज में जितना भी कैपिटल इन्वेस्टेड है उसको ओन करते हैं, और जितना भी प्रॉफिट होता है कैपिटलिस्ट का वो कौन प्रोड्यूस करता है? वर्कर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। मार्क्स का ये कहना था कि वर्कर जो है सारा का सारा प्रॉफिट तो वही करते हैं, सारी मेहनत वही करते हैं, और जितना भी प्रॉफिट होता है, जनरेट होता है, वो कौन इस्तेमाल करता है? वो कौन रखता है? ओनर्स, ठीक है, यानी कि कैपिटलिस्ट। फिर इनका कहना था कि जो कंडीशन है वर्कर्स की, इट कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वाज एक्यूमुलेटेड बाय प्राइवेट कैपिटलिस्ट। जब तक ये प्राइवेट कैपिटलिस्ट इस प्रॉफिट को एक्यूमुलेट करना बंद नहीं कर देते, तब तक ये जो वर्कर्स हैं इनकी कंडीशन इंप्रूव नहीं हो सकती, तब तक वर्कर्स को इसी तरह एक्सप्लॉइट करते रहेंगे, ठीक है। कौन? कैपिटलिस्ट, ठीक है। तो मार्क्स वाज एक्चुअली अगेंस्ट द कैपिटलिज्म एंड कैपिटलिस्ट पीपल, ठीक है। अब इनका ये कहना था कि वर्कर्स जो है हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी रूल, कि ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी रूल है, एक टाइम ऐसा आएगा जब जितने भी वर्कर्स होंगे वो सब यूनाइट हो जाएंगे, ठीक है, और फिर जितना भी कैपिटलिस्ट है या फिर कैपिटलिज्म है, इंडस्ट्रीज है, इनको ओवरथ्रो कर देंगे, और फाइनली हमें एक नेचुरली कम्युनिस्ट सोसाइटी देखने को मिलेगी। और कम्युनिस्ट सोसाइटी जो है वो एक नेचुरल और फाइनल स्टेज है, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वर्कर्स यूनाइट हो जाएंगे, जितने भी काम करने वाले वर्कर्स है जिनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है वो यूनाइट हो जाएंगे, और इस जो कैपिटलिज्म का रूल है इसको ओवरथ्रो कर देंगे, इसको हटा देंगे, हटाकर फेंक देंगे। समझ आया? तो वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी रूल, और ये इनको इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि इनका एक्सप्लॉइटेशन तभी रुकेगा जब ये लोग एक्सप्लॉइट होना बंद कर देंगे, ठीक है, जब ये लोग ओवरथ्रो कर देंगे कैपिटलिस्ट को। तो क्या है कि इस कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइटेशन से फ्री होने के लिए वर्कर्स को एक रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी बनानी पड़ेगी, ठीक है, जहां पर एक ऐसी सोसाइटी जहां पर प्रॉपर्टी जो है वो सोसाइटी कंट्रोल करती है। ऐसा नहीं कि एक इंसान उसको कंट्रोल कर रहा है या फिर बड़े बड़े जो मर्चेंट्स हैं या ट्रेडर्स हैं वो ओन कर रहे हैं, बल्कि सोसाइटी कंट्रोल कर रही है। पूरी सोसाइटी कलेक्टिवली कंट्रोल करेगी लैंड को, प्राइवेट प्रॉपर्टीज को और रिसोर्सेस को। समझ आया? तो इस सोसाइटी को बोलेंगे हम कम्युनिस्ट सोसाइटी, ठीक है, और ये कम्युनिस्ट सोसाइटी सोशलिस्ट सोसाइटी से बनी है, ठीक है। तो क्या है
सबसे पहले कैपिटलिस्ट सोसाइटी, कैपिटलिस्ट जो है वो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है। अब वर्कर्स को आ गया बहुत ज्यादा गुस्सा, जब वो बहुत लंबे टाइम तक एक्सप्लॉइट होते रहे तो उन्होंने सोचा बस बहुत हो गया, अब इसको यहीं रुकना पड़ेगा, कैपिटलिज्म को हटाना पड़ेगा और हमें कोई और फॉर्म ऑफ सोसाइटी लानी पड़ेगी जिसमें हमारा एक्सप्लॉइटेशन ना हो, ऐसा वर्कर का मानना होगा, ठीक है। अब जब वर्कर्स यूनाइट हो जाएंगे और रेवोल्यूशन लाएंगे तो फिर सोशलिज्म, कैपिटलिस्ट, देन सोशलिज्म, देन कम्युनिस्ट, ठीक है। तो फाइनली कम्युनिस्ट सोसाइटी बनेगी, ऐसा मार्क्स का कहना था, ठीक है। एट द एंड वर्कर्स वुड विन, वर्कर्स जीत जाएंगे ये जो रेवोल्यूशन है इसको, और एक कम्युनिस्ट सोसाइटी को एस्टैब्लिश कर देंगे। ये क्या था, मार्क्स का पोस्टुलेशन था, ठीक है। तो आपको यहां पर मार्क्स का क्या हो जाएगा, समरी हो जाएगा, समराइज हो जाएगा, ठीक है, रिकैप। तो जस्ट इन केस यू वांट टू, यू कैन पॉज इट एंड रीड इट, ओके, रीड दीज पॉइंट, राइट। बाय 1870s सोशलिस्ट का जो आइडियाज था, ठीक है, वो यूरोप में स्प्रेड होने लगा, फैलने लगा, लोग इसके बारे में बात करने लगे, इन आइडियाज के बारे में डिस्कशन करने लगे, ठीक है। अब क्या है कि द सेकेंड इंटरनेशनल हमें देखने को मिला। सोशलिस्ट सेकेंड इंटरनेशनल एक ऐसी इंटरनेशनल बॉडी है, ठीक है, बाय सोशलिस्ट, सोशलिस्ट ने फॉर्म करी इस बॉडी को, इस ऑर्गेनाइजेशन को या एसोसिएशन को, और इसमें सोशलिज्म को कोऑर्डिनेट किया जाता है, या फिर एक्ट जितने भी वर्क है या फिर सोशलिस्ट को कनेक्ट करके उनको कोऑर्डिनेट किया जाता है, मैनेज किया जाता है, ठीक है, जो भी वर्ल्ड वाइड आइडियाज फैल रहे थे, ठीक है। तो भाई जाहिर है सोशलिज्म फैल रहा था, सोशलिस्ट आइडियाज फैल रहे थे, यूरोप में फैल रहे थे, फिर बाहर भी फैल रहे थे, तो फिर उनकी सोसाइटीज और ग्रुप भी बनने लगे ताकि उनको बेटर कोऑर्डिनेट किया जा सके, ठीक है। अब वर्कर्स जो थे इन इंग्लैंड और जर्मनी बिगैन फॉर्मिंग एसोसिएशन, ठीक है, वर्कर्स ने अपने अपने ग्रुप बनाने शुरू कर दिया, कहाँ पर, इंग्लैंड और जर्मनी में, ताकि उनकी जो कंडीशन है, वर्कर्स की कंडीशन, उनमें सुधार लाया जा सके, ठीक है। तो जो भी इन्होंने एसोसिएशन बनाई, अपनी ग्रुप बनाया, ठीक है, उस अपनी कंडीशन को सुधारने के लिए उसमें क्या था कि उन्होंने फंड सेटअप किए ताकि उन लोगों की, मेंबर्स की हेल्प की जा सके जब उनके फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हो या फिर किसी भी तरह का उनके ऊपर प्रॉब्लम हो, तो प्रॉब्लम के टाइम में उनको इस फंड से हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो ये जो वर्कर्स थे इंग्लैंड में और जर्मनी में, जल्दी से क्विक रिकैप कर लेते हैं, इन्होंने ग्रुप्स बनाने शुरू कर दिए, एसोसिएशंस बनाने शुरू कर दिए, इस एसोसिएशन में उन्होंने फंड्स बनाए, फंड सेटअप किए, और ये फंड काम आते थे मेंबर्स को हेल्प करने में इन द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस, ठीक है, या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम या व्हाटएवर प्रॉब्लम, ठीक है। और फिर इन्होंने वर्कर्स ने या फिर इन वर्कर्स के एसोसिएशन ने एक वर्किंग आवर्स में रिडक्शन मांगना शुरू कर दिया कि नहीं भाई, ये 10, 12 या 15 घंटे कभी कभार जो है बहुत लंबा टाइम है, और इतना लंबा टाइम हमसे नहीं होगा, हम नहीं करेंगे, और इनको रिड्यूस करो, वर्किंग आवर्स को रिड्यूस करो, और हमें राइट टू वोट भी दो, हमें वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, वर्कर्स के एसोसिएशन ने, वर्कर्स के ग्रुप ने डिमांड करनी शुरू कर दी, समझ आया। अब क्या है कि जर्मनी में ये जो एसोसिएशन थे, ठीक है, इन्होंने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एसपीडी पार्टी के वेरी क्लोजली काम किया, इस पार्टी के साथ काम किया, ठीक है, और इन्होंने वर्कर एसोसिएशन ने इस पार्टी को हेल्प किया पार्लियामेंट्री सीट्स जीतने में, ठीक है, पार्लियामेंट्री पोजीशंस जीतने में, ठीक है। तो इन एसोसिएशन ने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी कोलैब किया, राइट, कोलैबोरेशन, ओके। सो बाय 1905 सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियनिस्ट जो थे उन्होंने लेबर पार्टी बनाई ब्रिटेन में, और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी बनाई, ठीक है। तो यही जो एसोसिएशन थे, इन्होंने लेबर पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी बनाई, कहाँ, ब्रिटेन और फ्रांस में रिस्पेक्टिवली, राइट। लेकिन 1914 तक सोशलिस्ट जो थे कभी भी अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाने में कामयाब नहीं हो पाए, ठीक है। अब देखो ये आइडियाज तो फैल रहे थे, ठीक है, यूरोप में फैल रहे थे, लोग इनके बारे में बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे इन आइडियाज के बारे में, और एसोसिएशंस बन रही थी, ग्रुप बन रही थी, लेकिन 1914 तक इनका कभी भी सोशलिस्ट का अपनी खुद की एक गवर्नमेंट नहीं बनी जिसको हम बोल सकें ये प्रॉपरली सोशलिस्ट गवर्नमेंट है, समझ आया। तो जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो सोशलिस्ट गवर्नमेंट है, ठीक है, ये हमारे प्रीएम्बल में लिखा है। तो क्या है कि सोशलिस्ट नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप, ठीक है। तो इनके जो आइडियाज थे, सोशलिस्ट आइडियाज जो थे, उन्होंने लेजिस्लेशन जो थे उनको तो अफेक्ट किया, ठीक है। लेजिस्लेशन मतलब कि जो लॉज और पॉलिसीज बनती हैं, ठीक है,
तो लेजिस्लेशन को तो इम्पैक्ट किया, शेप किया, बनाया, ठीक है। सोशलिस्ट आइडियाज से जो लॉज थे, पॉलिसीज थी, वो इन्फ्लुएंस थी और इम्पैक्टेड थी, लेकिन जो गवर्नमेंट थी इट कंटिन्यू टू बी रन बाय कंजर्वेटिव, रेडिकल्स एंड लिबरल्स, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट थी वो सोशलिस्ट की नहीं बन पाई कभी भी, नॉट कभी भी, बल्कि 1914 तक, 1914 के बाद बनी। समझ आया?